नमस्कार दर्शकों, मैं उपेंद्र और आज की ग्रैंड मुलाकात बहुत ख़ास होने जा रही है क्योंकि आज हमारी मेहमान हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल की प्राचार्य विवेकानंद स्कूल से श्रीमती मनीषा खत्री जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, मैं कहूं कि जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है तब से हमारे पास न जाने कितने फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहे हैं और उसमें एक बात जो निकल कर आती है हमारे लिए कि वो तमाम लोग केवल आत्मानंद के बारे में जानना चाहते हैं और ख़ास तौर पर आपके बारे में भी, क्योंकि हमें जैसी जानकारी है आप शुरुआत से ही आत्मानंद से जुड़ी हुई हैं और पूरे बस्तर रीजन में आप जब आत्मानंद की यहाँ शुरुआत हुई तो एक बागडोर मिली आपको प्रिंसिपलशिप की विवेकानंद स्कूल में। तो पहला सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और पढ़ाई लिखाई वगैरह? मूलतः तो मैं जगदलपुर की हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, और मेरी स्कूली शिक्षा निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर से हुई। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री लिया और एज वोकेशनल लेक्चरर मेरी पोस्टिंग मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में थी जी। वहाँ पर मैं 16 इयर्स में ऐसे लेक्चरर में कार्यरत थी। उसके पश्चात नगर निगम हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में मैंने प्रभार ग्रहण किया था, तो वह 4 साल तक वहीं थी। फिर जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार हुआ तो उसी स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया गया, सेजेस स्वामी आत्मानंद जी के स्कूल के नाम से। स्वामी आत्मानंद एक्सलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम, तो उसके अंतर्गत ये हमारा स्कूल कन्वर्ट हुआ और उसी स्कूल में मैं एज प्रिंसिपल इंग्लिश मीडियम में हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि जब इस रीजन में जब पहली बार इस योजना की शुरुआत हुई और आपको ये बागडोर का मौका मिला कि संभालें, तो हमें ये समझाइएगा कि फ़िलहाल आत्मानंद में क्या करिकुलम है, किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या ये इसमें स्टडी मेथड होता है? आत्मानंद जो है एक टोटली ऑटोनोमस बॉडी है। स्कूल्स को ऑटोनोमस पावर दिया गया है कि प्रिंसिपल्स दे कैन सिलेक्ट कि आप सीबीएसई स्कूल में चलाना चाहते हैं या सीजी बोर्ड के आप एफिलिएशन लेना चाहते हैं। तो हमारे स्कूल में हमने सीजी बोर्ड, और ज़्यादातर हमारे राज्य में अभी देखिए फर्स्ट लेवल में जब पूरे ज़िले मुख्यालय में स्कूल्स चालू आत्मानंद जी के नाम से तो 52 स्कूल्स खुले। उसके बाद 119 फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले। मतलब ये जो हमारे लोगों की मांग के अनुसार, लोगों की मांग बढ़ती गई, इस योजना के प्रति रुझान बढ़ता गया तो स्कूलों की संख्या बढ़ती गई। उसके बाद फिर 72 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल खुले। अब फिर अभी 76 टोटल इंग्लिश मीडियम फिर से खुल रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 237 स्वामी आत्मानंद जी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। तो उसमें पूरे राज्य में 4 स्कूल को छोड़कर 4 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम है, बाकी सभी स्कूल्स में सीजी पाठ्यक्रम है। तो यह प्रिंसिपल के खुद के अपना डिसीजन पर है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि सीजी बोर्ड ही रहे, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा है 11th 12th में तो हम एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं और 1st to 10 हमारा एससीईआरटी का बुक्स है। तो उसका जो करिकुलम है, सिलेबस है, लगभग सेम है। तो हम यहाँ पे सीजी बोर्ड फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो करिकुलम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स, हर महीने के इवेंट्स, हमारा एक आत्मानंद के नाम से स्कूल कैलेंडर है, तो वार्षिक कैलेंडर, तो उसके अनुसार इवेंट्स हैं। जैसे अभी 22-23 में टोटल 89 इवेंट्स हमको उसको फॉलो करना है, उसको स्कूल में करना है। तो उस हिसाब से हम ये करिकुलम, हमारा राज्य का करिकुलम को फॉलो करते हैं। तो इसमें शुरुआत में जाहिर है चैलेंजेस आए होंगे और अभी भी चैलेंजेस आ रहे होंगे, तो इस तरह के चैलेंजेस को आप किस तरह से निपटती हैं, कैसे सामना करती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं? शुरुआत में तो चैलेंजेस नहीं आए क्योंकि आई वॉज वर्कर, हार्ड वर्कर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। 2020-21 जब कोविड का पूरा दौर था तब मेरी नियुक्ति हुई और उस स्कूल में सबसे पहले मेरी नियुक्ति और एक प्यून की नियुक्ति, और एडमिशन प्रोसेस उसी समय करना था। तो बहुत अच्छा हेल्पिंग हैंड मुझे मिला, तो हम दोनों ने मिलकर पूरा एडमिशन किया और पहले साल इतना अच्छा रुझान था। इवन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बातों में कही थी एक बार हमारे मीटिंग में कि हम सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा जनता का फीडबैक मिलेगा। और उस समय हमारे पास 498 स्टूडेंट्स थे और
थोड़ा बहुत चैलेंज था उस समय, थोड़ा प्रेशर था कि इसमें कई लोग का जिनका लॉटरी में नहीं हुआ, क्योंकि उस समय 40 सीट्स थे और आवेदन स्टैंडर्ड 1 में 200, जैसे हर क्लास के अलग अलग, लेकिन निर्धारित सीट से ज़्यादा आवेदन थे। तो हमको लॉटरी के द्वारा करना था, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम हो नहीं सकता था। आरटी के तहत हमको 1st to 8 एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं ले सकते, और कोविड का समय था तो जनरल प्रमोशन था, तो मेरिट लिस्ट भी नहीं बन सकती क्योंकि जनरल प्रमोशन था, तो हमको लॉटरी के आधार पे लेना पड़ा। तो जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग डिससेटिस्फाइड थे, तो वो प्रेशर दबाव बना रहे थे। लेकिन ये धीरे धीरे प्रेशर बहुत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोगों का रुझान और बढ़ते जा रहा है आत्मानंद की तरफ। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 653 स्टूडेंट्स हुए और इस साल हमारे पास में 803 आज की डेट में एडमिशन हो गए हैं, और भी अभी 11th में एडमिशन अभी ड्यू है, क्योंकि CBSE वालों का रिजल्ट नहीं निकला है। और चैलेंजेस की जैसे आप बात कर रहे हैं तो पब्लिक प्रेशर बहुत है, क्योंकि हमारे पास आज 50 सीट्स हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल के लिए घोषणा किया, क्योंकि लगातार जनता का रुझान बढ़ते जा रहा है, तो 40 को 50 किया, लेकिन वो 50 भी देखिए इस साल हमारे पास स्टैंडर्ड 1 में 657 एप्लीकेशंस आए, तो सिर्फ 50 का ही सिलेक्शन होगा, बाकी 600 तो डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो वो डिससेटिस्फाइड लोग बहुत तरह का प्रेशर बनाते हैं, अपनी पूरी पहुंच का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण एक मेंटल प्रेशर पूरे समय बना रहता है। और दूसरा चैलेंज है कि हमको मना करते हुए बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम लिमिटेड हैं, क्योंकि हम सेक्शंस बढ़ा नहीं सकते। सेक्शन बढ़ाने के लिए हमको टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी, संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सारे चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे हैं, और ये चैलेंज बढ़ता ही जा रहा है, लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। आत्मानंद स्कूल और खुल रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर कम होने के बजाय और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब सभी लोग आत्मानंद स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, तो अब सबको एडमिशन देना संभव नहीं है, तो ये प्रेशर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। मीन्स आई एम टोटली फेसिंग द प्रेशर ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम ओनली, बाकी सारा कुछ स्मूथली चल रहा है जी। अच्छा, इसमें आपने एडमिशन की बात कही, तो इसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से कोई विद्यार्थी यहाँ एडमिशन ले सकता है? जी वो बताएंगे। 1st to 10 इस साल हम LKG भी स्टार्ट किए हैं जी, तो LKG और 1st to 10 तो ये लॉटरी से होता है। 11th क्लास में हम एंट्रेंस एग्ज़ाम से उनको स्कीम देते हैं, जो ब्रांच वो चाहते हैं। मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स 3 हमारे पास में संकाय चल रहे हैं, तो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू देते हैं। और LKG 1st to 10 हमारा लॉटरी से ही होता है। SMDC के सदस्य आते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि आते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के आते हैं, और हमारे जिला प्रशासन के प्रतिनिधि आते हैं, और हमारे जो SMDC मेंबर हैं उन सबके बीच में उन्हीं के द्वारा लॉटरी से चयन होता है। एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे सपोज एक शिक्षक के तौर पर कोई इसमें हिस्सा लेना चाहता है, क्या व्यापम के जरिए इनकी भर्ती होती है या इसकी प्रक्रिया ही अलग है शिक्षकों की भर्ती? हाँ, शिक्षकों की भर्ती टोटली अलग है, व्यापम के थ्रू नहीं है। इसमें सबसे पहले जब स्कीम स्टार्ट हुआ था तो ऐसे हमारे राज्य शासन के जो स्कूल्स हैं उसमें से ऐसे टीचर्स जो इंग्लिश मीडियम से अपनी स्टडीज़ किए, स्कूल एजुकेशन, तो उनसे उनकी सहमति ली गई, क्योंकि ये स्कूल जो है सोसाइटी के अंतर्गत है, तो उनको इस स्कूल में आने के लिए डेपुटेशन में आना पड़ेगा, ताकि मतलब वो जो सोसाइटी की जो ऑटोनोमस पावर बनी रहे, तो उसके कारण वो डेपुटेशन में राज्य शासन के जो शिक्षक हैं वो आ सकते हैं, और जितने पद बच जाते हैं तो उसके संविदा के द्वारा भर्ती होती है। तो उसकी कमेटी बनी हुई है, जिसमें हमारे जो हमारा आत्मानंद सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, हमारे जो कलेक्टर सर हैं, जिलाधीश महोदय, सचिव हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, और उसमें और 4 मेंबर्स हैं, तो इस तरह का 6 मेंबर का कमेटी है। तो कमेटी फिर अपने प्रतिनिधि या अपने विशेष एक्सपर्ट जो उसमें लोगों के द्वारा चयन करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट निकलता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एप्लीकेशंस बुलाए जाते हैं, उसका सॉर्ट आउट करने के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पे उनको बुलाया जाता है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। चलिए, थोड़ा सा सवाल को हम मोड़ते हैं। आपने वो दौर देखा है जब लॉकडाउन का था। अब मुझे ये समझ में आता है कि जैसे आत्मानंद की शुरुआत हुई, लॉकडाउन शुरू हो गया, 2 साल तकरीबन जो एजुकेशनल एकम्प्लिशमेंट थे वो पूरी तरह से बंद थे। अब ये दौर आया कि थोड़ा सा लॉकडाउन में ढिलाई बरती गई, फिर उसके बाद स्कूल्स खुले और आज एक तरह से नॉर्मल हो चुके हैं। अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि उस वक्त और आज के दौर में
आज के वक्त में क्या बच्चों में साइकोलॉजिकल असर पड़ा है लॉकडाउन को लेकर ख़ास तौर पर, और क्या उनमें ये एक तरह से जो कहें मनोवैज्ञानिक हम कहें कि असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर हुआ है बच्चों पे, और ये जो रिकवरी पीरियड भी मुझे लगता है कि और 2 साल लगेगा, क्योंकि ना बच्चों में कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो घट गया है। वो कंटिन्यूस बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको कोविड जो अभी लॉकडाउन के दौरान घर में आराम से बैठते थे। छोटे बच्चों में हम देखते क्लास में बेंच में बैठ नहीं पा रहे हैं, वो आराम से घर में सोफ़ा में लेट के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे। और जो बड़े बच्चों में एक प्रॉब्लम हो गया है जो जिसको मैं चाहूँगी कि बच्चे अगर सुन रहे हैं तो वो अपना सुधार ले। वो जो मोबाइल्स के थ्रू यूट्यूब वीडियो से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, तो उनका जो मतलब शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड से उनका बेस कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। ये मैं हर क्लास में जाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आप बुक्स को रेफ़र करिए, एनसीईआरटी बुक्स, आपके एससीईआरटी के बुक्स हैं, बहुत अच्छे बुक्स हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको लेसन बाय लेसन पढ़ना है। और यूट्यूब वीडियोस डायरेक्टली, जैसे आपको एक टॉपिक मिल गया है, मान लो आपको हमारा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो डायरेक्ट वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं और उनको लगता है कि हम सब समझ जा रहे हैं। लेकिन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पहले जो लेसन है उसका नेचुरल नंबर्स में कैसे nth टर्म निकालना है, तो वो सारा स्टेप बाय स्टेप वो नहीं कर रहे हैं। उनको बस शॉर्टकट चाहिए, टॉपिक डायरेक्ट टॉपिक का यूट्यूब वीडियो ले लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि उनका बेस उससे क्लियर नहीं हो रहा है। और ये बड़े बच्चों में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है कि वो शॉर्टकट मेथड ले रहे हैं, और फिर मोबाइल के द्वारा वो ना मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं, उनको मतलब बड़ा सा हाँ पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं था, बीच बीच में उनको मतलब ब्रेक चाहिए। और पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चे क्लास में पूरे 40 मिनट्स बैठते थे, आराम से सुनते थे टीचर्स की बातों को ध्यान से। अब लगता है कि नहीं, हमारे पास तो यूट्यूब वीडियोज़, रेगुलर अटेंडेंस कम हो गई है। और छोटे बच्चों में जो है ऑनलाइन क्लास के कारण उनको भी मोबाइल मिल गया, तो वो मोबाइल में गेम्स खेलना सीख गए हैं। और प्रैक्टिस, और एक बात जो है हम देख रहे हैं कोविड के बाद में कि बच्चों का ना राइटिंग प्रैक्टिस कम हो गया है, तो वो लोग अब मतलब 2-2 पेज 3-3 पेज लिख नहीं पाते हैं। अगर उनको ऐसे लिखना, आर्टिकल राइटिंग लिखना है, तो और राइटिंग बहुत ख़राब हो गई है। तो ये कोविड का जो पोस्ट कोविड के बाद में हमको जो ये सारा एजुकेशन पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है, उसको सुधारने बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे ये सुधरेगा। इसके लिए क्या कुछ इस तरह से उपाय किए जा रहे हैं? योग मेडिटेशन के द्वारा अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती है कि इस तरह की कुछ प्रयास होते हैं स्कूलों में, तो क्या आत्मानंद में भी योग प्रैक्टिसेस वगैरह करवाई जाती हैं? हमारे यहाँ योग जो टीचर हैं वो रेगुलर योगा कराते हैं, और इसके अलावा हम बच्चों में स्किल बेस्ड एजुकेशन देते हैं। हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के अंतर्गत बैगलेस डेज करवाना है, तो हम बच्चों में स्टिचिंग, लड़कों को हम स्टिचिंग सिखा रहे हैं, लड़कियों को इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाते हैं, प्लम्बर का काम सिखाते हैं, कि कोई भी बच्चा सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट ना रहे। कोई घर कि छोटा सा हमको प्लग चेंज करना है तो हमको इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बैगलेस, हम मतलब टोटल बच्चों को स्किल्स पे कॉन्सेंट्रेट करवाना चाह रहे हैं, ताकि वो सारी जो साइकोलॉजिकल जो उनका इफेक्ट पड़ा कोविड की वजह से, उससे वो दूर हो जाए और अपना मन रचनात्मक कार्यों में लगाए। तो इसके कारण हमारे स्कूल में बहुत प्रयास चला। स्पोर्ट्स गेम्स का पीरियड है, लाइब्रेरी का पीरियड है। लाइब्रेरी में हम बहुत अच्छे रेफरेंस बुक्स लाएँ कि जो बच्चे अपने नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत महंगे पुस्तकें खरीद नहीं पाते हैं, तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में वो सारे जो अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मतलब बहुत अच्छे बुक्स, एकदम स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो बच्चे वहाँ रेफ़र करते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों का माइंड स्किल डेवलपमेंट की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ डाइवर्ट करें, ताकि वो जो मोबाइल का जो उनका असर है वो दूर हो जाए, और वो बच्चे जो नॉन क्रिएटिव वर्क पे लगे रहते हैं उससे मोबाइल से हट के कुछ अच्छा कार्य करें। एक सवाल हमारे पास आया हुआ है, उसमें ये कहा है कि आत्मानंद क्या है, तो ये आत्मानंद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए, विस्तार से बताइए दरअसल जी। आत्मानंद योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारे राज्य शासन का फ्लैगशिप योजना है। स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के नाम से चेन ऑफ स्कूल्स आज की डेट में 237 स्कूल्स चल रहे हैं इंग्लिश मीडियम के और 32 हिंदी मीडियम के। तो इसके अंतर्गत हमारे स्कूल्स में मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि जो बच्चे डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं,
हैं, जो उनके पेरेंट्स सपना देखते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन वो बहुत महंगी फ़ीस की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए निःशुल्क एजुकेशन हमारे यहाँ स्कूल में प्रदान किया जाता है, और इसके मतलब उनका फ्री एजुकेशन है, उनको स्कॉलरशिप मिलता है। शासन की सारी योजना यहाँ पर लागू है, जैसे मिड डे मील उनको दिया जाता है, उनको यूनिफॉर्म फ्री दिया जाता है 1st to 8, उनको फ्री बुक्स दिया जाता है, मतलब टोटल फ्रॉम उनको फ्री है, कुछ भी हम फीस नहीं लेते हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हर बच्चे को इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन का रुझान एक समाज में हमको दिखता है, तो और मीन्स ग्लोबली हमको इंग्लिश की आवश्यकता भी है और एक रुझान दिखता है। इसके कारण लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था। और आत्मानंद जी के बारे में बताना चाहूँगी कि जब मैंने हमारा स्कूल आत्मानंद के रूप में परिवर्तित हुआ और मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल बनी, तो मैंने बहुत डीप स्टडी किया कि स्वामी आत्मानंद जी कौन थे और उनका इतना हमारे छत्तीसगढ़ में कितना योगदान था। तो उनका हमारे छत्तीसगढ़ में और बस्तर वासियों के लिए बहुत बड़ा योगदान था। उनका जो उस समय का विज़न था 1970s में, उन्होंने रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर में उसकी स्थापना की। और उस समय वहाँ जब हम जाके देखते हैं, वहाँ के जो दूर दूर के रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस के आदिवासियों को उन्होंने जोड़ने का काम किया, उन तक संसाधन पहुँचाए जो एकदम समाज से वंचित थे, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। वहाँ पर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया कि घर घर जाके उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। और जो स्वामी विवेकानंद का जो प्रिंसिपल था कि मतलब अगर इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कम टू स्कूल, अगर बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो हम स्कूल्स को उनके द्वार तक ले जाए। तो उस प्रिंसिपल, क्योंकि आत्मानंद जी स्वामी विवेकानंद के डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे, तो उन्होंने उनके प्रिंसिपल्स को प्रचार प्रसार किया। और वहाँ पर हम नारायणपुर में देखते हैं उस समय के स्थापित भीतरी केंद्र, मीन्स अंदर के केंद्र जो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपना प्रोडक्शन सारा कुछ, वेजिटेबल्स है, अपने अनाज है, सारा कुछ खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब उस समय का उनका विजन को देखते हैं तो हम अचंभित होते हैं कि उस समय को उनकी इतनी ज़्यादा उनकी सोच थी, इतनी वृहद सोच थी। और वो सारे वहाँ के आदिवासियों को जो समाज से वंचित थे, उनको हैरेसमेंट से शोषित वर्ग थे, उनको उत्थान किया। तो स्वामी आत्मानंद जी के नाम से हमारा स्कूल बना है, तो आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और लोग जान रहे हैं आज कि आत्मानंद जी कौन थे और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने कितना कुछ किया, और ख़ासकर बस्तर वासियों के लिए बहुत कुछ किया। हमारे जो अबला और कमज़ोर आदिवासी जो शिक्षा से वंचित थे, उनको शिक्षा प्रदान किया, उनको हॉस्पिटल्स की स्थापना के द्वारा, मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा उनको ट्रीटमेंट दिया, उनके इलाज में उनके सहयोगी बने। तो मैं मतलब आत्मानंद जी के इस विज़न के लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उस समय का उनका सोच कितना वृहद था। अब जब कोविड का दौर एक समय था कि थम चुका था, अब क्या हो रहा है, कोविड थोड़े मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ते भी जा रहे हैं। ऐसे में स्कूल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर हम समझते हैं कि भीड़ भाड़ थोड़ी सी दिखती है बच्चों में, और बच्चे क्या है, ससेप्टेबल होते हैं, किसी भी रोग को आसानी से वो ग्रहण कर पाते हैं, या ये दुर्भाग्य कहें। तो ऐसे में अभी आत्मानंद स्कूल में फ़िलहाल क्या प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं? जी बहुत ज़रूरी, हमने 2 वेव देखे, बहुत सीरियस वेव देखे कोविड, और हमारे बच्चे लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मीन्स उनका पढ़ाई मीन्स ऑल वेयर नॉट वेरी एक्सेसिबल टू मोबाइल एजुकेशन, सो प्रभावित तो हुआ है। और क्लासरूम एजुकेशन का अपना एक इफ़ेक्ट रहता है, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन का उतना उसका वो इफ़ेक्ट नहीं हो पाता, 100% उतना नहीं मिल पाता। तो लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग दोनों वे में बहुत ज़्यादा हमने सुरक्षा बरती, किसी भी बच्चा कोई भी तरह का प्रभाव उसको नहीं हुआ था। और अब फिर से ऐसा सुन रहे हैं कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास हम सबसे पहले बच्चा जैसे एंटर करता, थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा उनको टेम्परेचर उनका नापते हैं। उसके बाद जो बच्चा मतलब जिसका टेम्परेचर मीन्स अबव डेंजर मार्क में नहीं रहता, उनको एंटर करवाते, उनका हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, सोशल डिस्टेंस हम पालन कर रहे हैं, और शासन का गाइडलाइंस की सारी चीज़ फॉलो कर। अभी
अभी स्कूल्स के लिए अभी शासन ने फिर से गाइडलाइन नहीं दिया। अगर जैसे पिछले वेव्स की तरह दिया जाएगा कि मीन्स ऑल्टरनेट डेज में बुलाया जाए, मतलब हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को एक दिन में और हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसी गाइड आ जाएगा तो हम उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और जैसे लास्ट वे में हम देखें कि एमडीएम को जैसे कोविड केसेस सर्ज हो गए बहुत ज़्यादा, तो एमडीएम बंद कर दिया गया था, सूखा राशन दिया जा रहा था। तो अभी शासन की गाइडलाइंस ऐसी नहीं आई, फिर भी हम क्लास में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ बिठाते, कंपलसरी कर दिए हैं। अभी से हम अपनी तरफ से अपना प्रिकॉशन कर रहे हैं। मैम, इसमें मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपका कामकाज ऐसा है कि लोगों के बीच उठना बैठना हो जाता है, भीड़ भाड़ में जाना हो जाता है, तो व्यक्तिगत तौर पर आप क्या प्रिकॉशन लेते हैं? अब पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस बना रहे, लोगों से दूरी बढ़ी रहे, मास्क पहने रहती हूँ और मीन्स कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा संपर्क में ना आऊँ। लेकिन हमारा जैसे पब्लिक डीलिंग का ऐसा स्कूल है, इतने सारे पेरेंट्स आते हैं और रोज़ आते हैं। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो डिससेटिस्फाइड पेरेंट्स रोज़ आते हैं कि कैसे भी उनका एडमिशन हो जाए। तो अब डेंजर तो बना रहता है। पिछले वे में आई सफ़र फ्रॉम कोविड, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस बार ना हो। सो होप फॉर द बेस्ट एवरीथिंग। एक ऐसे ही किसी कार्यक्रम में मैं हमारे बंसल साहब से चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने एक टीम वर्क की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो टीम होती है ज़िला प्रशासन की, पूरी जो नगर निगम है, ज़िला पंचायत वगैरह है, उसमें से एक भी कड़ी अगर टूट जाए तो वो एक आउटपुट अच्छा नहीं आ पाता है, वो और रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं हो पाते हैं। मैं यही चीज़ मैं आपके स्कूल के मामले में भी कहना चाहता हूँ कि आपकी एक टीम है, अब उस टीम में कितना कुछ कोऑपरेशन, कितना कुछ सहयोग आपसे मिल पा रहा है या कितना कुछ वो सहयोग कर पा रहे हैं? जी, मेरे स्कूल के टीम के एक एक मेंबर, एक एक टीचर, एक एक स्टाफ बहुत अच्छे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और वो जानते हैं कि ये वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, शासन का फ्लैगशिप योजना से जुड़े हैं। तो उनको उनके प्रति लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, तो सारे लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। और मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि लीडर अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक टीम का कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट ना हो, सारे लोग मिल के काम ना करें और हर कोई अपने आप में एक एफिशिएंट होता है, उसकी अपनी अपनी एक फील्ड ऑफ एफिशिएंसी होती है। कोई बहुत अच्छा कल्चरल एक्टिविटीज़ करवा लेता है, कोई अच्छा ड्राइंग करवा लेता है, कोई बहुत अच्छा एकेडमिक में। तो हर चीज़, हर व्यक्ति का अपना एक्सपर्टाइज होता है और सारे लोग मिल के जब काम करेंगे तभी हमारा जो हम अपना विज़न और मिशन को अचीव करेंगे। और हमारे जो सेजेस का जो विज़न है बहुत अच्छा है, मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूँगी, नर्चरिंग माइंडसेट फॉर एक्सीलेंस विथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। तो ये हम लोगों ने मिल के बैठ के राजधानी में बनाया था। हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी तो उसमें था कि हम एक्सीलेंस तो दें बच्चों को और सारे फील्ड्स में एक्सीलेंस दें। लास्ट प्रश्न पे हम आते हैं। इसमें आपने ये बताया कि इतने सारे अचीवमेंट्स हमने किए हैं और स्कूल में बतौर प्रिंसिपल आप लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आप करवा रही हैं, तो इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश बनती है आपके व्यक्तिगत तौर पर, अगर आप सवाल करें कोई? एक मेरा शुरू से था और ये हमारे उसमें आत्मानंद के सेटअप में भी था, म्यूज़िक टीचर का, लेकिन बाद में कुछ कारणों से वो कट हो गया। तो एक स्कूल में अगर म्यूज़िक टीचर रहे, क्योंकि हम जब एक्सेलेंस की बात करते हैं और ऑल राउंड डेवलपमेंट की, तो सारी चीज़ों में ही शुरू, हमारे पास पीटीआई है, हमारे पास में एकेडमिक एक्सेलेंस के सारे टीचर्स हैं, तो एक कल्चरल टीचर रहता। बाकी हमारे स्कूल के टीचर्स जो थोड़े मतलब जानते हैं वो लोग बच्चों को से करवा लेते हैं, बट वो एक्सपर्टाइज हम दे नहीं पा रहे हैं एक विधिवत रूप से, जो शास्त्रीय संगीत हो, शास्त्रीय नृत्य हो, तो वो अगर ऐसा हो जाता तो ये बहुत अच्छा रहता। बाकी सारा चीज़ हमारा मतलब जो इनोवेटिव थिंग्स हम कर ही रहे हैं। कोविड के समय भी हमारे स्कूल के टीचर्स ने ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप के द्वारा 3D 4D का फिगर्स बच्चों को पूरा बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा मॉडल कि कैसे मतलब 3D मॉडल में वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो सारा चीज़ दिखाया।
फिर इसके अलावा हम बहुत सारे इनोवेशंस करें, जैसे बैगलेस डेज एनपी में 2022 से लागू 21-22 से लागू होना, उसके पहले ही हम स्कूल में स्टार्ट कर लिए। और हम बैगलेस डेज में जो मीन्स वहाँ पे जो दायरे हैं उसके अलावा हम बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, जैसे हम लड़कों को स्टिचिंग सिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत उनका कपड़े वगैरह उधड़ जाए तो वो भी उनको जानना चाहिए, वाई शुड ही बी डिपेंडेंट अपॉन हिज मदर और सिस्टर। और लड़कियों को हम इलेक्ट्रीशियन का काम सिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत वायर फिटिंग करना ये सब जानना चाहिए। तो इस तरह का हम इनोवेशंस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ किचन गार्डन भी बहुत अच्छा है, तो इसमें जो वेजिटेबल्स हम उगा के हमारी एमडीएम में ही उसका खपत हो रहा है। हाँ, इसके अलावा हम छोटे बच्चों से गार्डनिंग का और फिर हमारे नेचर से उनका रुझान जुड़ाव हो जाए, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी मनीषा मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है दर्शकों की वो मांग भी पूरी हो गई होगी आत्मानंद के बारे में जानने की। और अगर कुछ इसके बारे में आत्मानंद के बारे में जानना चाहते हो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर टिप्पणी दें। थैंक यू।